नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके 5 जुलाई के 4th शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर हमने पीडीएफ को अपलोड कर दिया है जो कि 4th शिफ्ट के सारे ही क्वेश्चन उसमें डिटेल्स में दिए हुए, उसको जा कर के आप देख सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री में आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यह हमारा पीडीएफ ऑन हो गया है और हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों उसमें देख पाएंगे कि सीएम ऑफ पुडुचेरी पूछा था, उसमें संदेश से आती है सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया पूछा गया था, उसमें नरोरा न्यूक्लियर प्लांट पूछा गया था कि कहाँ पर है ये। अगला पूछा गया था कि कौन सा प्लानट जहाँ पर जो है 16 घंटा का दिन होता है, ये पूछा गया था। और एसएलआर कौन फिक्स करता है, बेलस्टॉर्म जो है किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। रीड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और जो है गुजरात में जो मकर संक्रांति वो क्या कहता है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आप देख पाएंगे और भी क्वेश्चन है मेरे पास, टोटल क्वेश्चन है इसमें, देख पाएंगे आप। यहाँ तक क्वेश्चन है मेरे पास। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख पाएंगे। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इसका सही जवाब है साल्ट प्लस H2 गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2024 के यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन। मनोज सैनी इसका सही जवाब है, मनोज सैनी इसका सही जवाब है। दोस्तों बात करते हैं कि मनोज सैनी से जो पहले थे उनका नाम था प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो है इनसे पहले थे, इन्हीं के स्थान पर, प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर जो है मनोज सैनी को नियुक्त किया गया दोस्तों। और मनोज सैनी का जो नियुक्ति हुई थी दोस्तों वो 5 अप्रैल 2022 को इनकी नियुक्ति हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संदेशे आते हैं सॉन्ग किसने लिखा, संदेशे आते हैं सॉन्ग किसने लिखा, इसका सही जवाब है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है, पुडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है, यह क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी इसका सही जवाब है। दोस्तों यह जो है एन रंगास्वामी, आप इनके पिक्चर को देख पा रहे हैं कि ये है एन रंगास्वामी है दोस्तों। और ये जो है AINRC पार्टी के दोस्तों, AINRC पार्टी के दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है द ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है। फाउंडर है इनके, लीडर है रंगास्वामी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक नेता एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। दोस्तों चौथी बार जो इन्होंने 7 मई 2021 को चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में एनआर रंगास्वामी जो है इन्होंने शपथ लिया। दोस्तों वह एक गठबंधन सरकार अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता है। वे जो है 2 पार्टी का गठबंधन है, जिसमें जो है पहला है अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस है और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीजेपी। अगला पॉइंट है कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल तिमलिसाई, पुडुचेरी के उपराज्यपाल है तिमलिसाई सुंदरराजन ने एन रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों एन रंगास्वामी को जो है तिमलिसाई सुंदरराजन ने शपथ दिलाया है। इनका फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये फ़ोटो है इनका, देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों का
पुरुषों का बास्केटबॉल किस नंबर का होता है? पुरुषों का बास्केटबॉल किस नंबर का होता है दोस्तों? इसका सही जवाब है 7। इसका सही जवाब दोस्तों 7। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि साइज जो होते हैं 7 होते हैं। बास्केटबॉल की परिधि जो होते हैं 29.5 होते हैं, 29.5 होती है। और इसका जो मानक वज़न है 22 औंस होते हैं दोस्तों, 22 औंस इसका मानक वज़न होते हैं, स्टैंडर्ड वेट। ये जो साइज़ 7 है दोस्तों बास्केटबॉल के पुरुषों के लिए जो है, जैसा कि माने हम NBA के साथ साथ जो है पुरुषों के कॉलेज है, हाई स्कूल है और ट्रैवल बास्केटबॉल लीग के लिए मानक साइज माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बेल्स शब्द का किस खेल से संबंधित है? सही जवाब दोस्तों क्रिकेट। इसका सही जवाब दोस्तों क्रिकेट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये शब्द को मेंशन किया गया दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंधित है। बेल्स शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। वेल्स शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। इसमें और भी शब्द देख पा रहे हो कि पवेलियन है, ओवर है, ऑफ है, मिड है, मेडन है, थ्रो है, स्लीप है, थर्डमैन है, पिच है, वाइड बॉल है, मिड ऑन है, मिड विकेट है, स्लीप है, पिच है, रन है, टॉस है, विकेट कीपर है, ओवर है, फॉलो ऑन है, रबर है, स्पिन है, एसेज है, कैच है, बोल्ड है, स्टम्प आउट है, रन आउट है, गुगली है, बाई है, मेडन ओवर है, डेड बॉल है। ये सभी जो है क्रिकेट के टर्म है दोस्तों, सभी जो है क्रिकेट के टर्म आप देख पाएंगे, देख लीजिएगा इसको। ऊपर भी बहुत सारा दिया गया, चाइना मैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट, ये सब, कीपर, फील्डर, LBW, ये सभी दिया हुआ है। अगला है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन। नरोरा जो है एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर है? इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि नरोरा जो है, नरोरा इसका लोकेशन जो है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन अवस्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला है दृश्य प्रकाश के लिए जो है तरंग दैर्घ्य कितना से कितना के बीच होना चाहिए दोस्तों? दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है कितना से कितना के बीच में होना चाहिए पूछा गया दोस्तों। इसका सही जवाब था दोस्तों, आप देख पाएंगे 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर इसका सही जवाब था दोस्तों। इसमें देख पाएंगे कि द विजिबल वेव लेंथ कवर ए रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इज़ रेड, मतलब सबसे ज़्यादा जो है सबसे तेज़ तरंग दैर्घ्य जो होते हैं वो रेड का होता है, सबसे छोटा जो होता है वायलेट का होता है दोस्तों। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बात करें तो वायलेट का होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है रेड का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों? ये क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। ये इंटरनेशनल क्वेश्चन बोलिए या फिर नेशनल क्वेश्चन बोलिए दोस्तों। एक समय जो थी बीहू जो है डेली हर एक शिफ्ट में पूछ रहा था दोस्तों, वैसे ही इस क्वेश्चन को जो है सुबह से शाम तक के शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों? इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जैसा कि स्वर्ण सिंह समिति ने हमारे संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों के लिए सुझाव दिया था दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सुझाव दिया था दोस्तों, लेकिन
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार जो आया था, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उसके माता पिता इसको सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए जो है 2002 में जो है इसको जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार जो है ये इसमें जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के मौलिक कर्तव्य के अंदर ये जोड़ा गया था। और इस प्रकार जो है हमारे संविधान में अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51A में आता है दोस्तों। अनुच्छेद 51A में आता है और यह जो है अनुच्छेद 51A जो है भाग 4A में आता है दोस्तों। भाग 4A में आता है दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य जो है USSR से लिया गया है दोस्तों। USSR से लिया गया है, जिसको पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे, अभी जो है इसको रूस के नाम से जानते हैं। इसको अभी रूस के नाम से जानते हैं। इतने सारे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं दोस्तों, सारे ही शिफ्ट में आ रहे हैं। आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है उत्तरायण। इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तरायण। अलग अलग जगह पर जो है मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों, लेकिन गुजरात में जो है उत्तरायण नाम से जाना जाता है। यह जो मकर संक्रांति है या फिर कहीं गुजरात के उत्तरायण, ये 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर 16 घंटे का दिन होता है। दिन जो है वहाँ पर 16 घंटे का होता है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों नेपच्यून। इसका सही जवाब है नेपच्यून, जिसको हिंदी में वरुण कहा जाता है दोस्तों। वरुण कहा जाता है। आप देख पाएंगे हमने लिख रखा है इसको। आप देखिए कि अवधि कितने कितने दिन का होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सबसे पहले तो देखिए नीचे से चलते हैं हम लोग, छोटा से बड़ा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि नेपच्यून जो है इसको 16 घंटा लगता है। उसके बाद जो है यूरेनस है उसको 17 घंटा लग रहे हैं दोस्तों। उसके बाद सैटर्न है उसको 11 घंटा लगते हैं। सैटर्न यानी इधर देख पाएंगे कि इधर हिंदी भी लिखा हुआ है शनि। यूरेनस जो है उसको हिंदी में बोला जाता है वरुण, अरुण बोला जाता है, और नेपच्यून को वरुण बोला जाता है दोस्तों। नेपच्यून को वरुण बोला जाता है, जिसको जो है 16 घंटा लगता है दोस्तों। जुपिटर को जो है 10 घंटा लगता है। जुपिटर को जो है सबसे कम सोलर सिस्टम में जो है सबसे तेज़ रफ्तार से अगर नचने वाला जो ग्रह है वो जुपिटर है दोस्तों। और ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भी है, और इसका जो उपग्रह है वो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, जिसका नाम है गिनीमेड। गिनीमेड इसके जो है उपग्रह के नाम है दोस्तों। और सैटर्न जो है शनि, इसके जो है ग्रह है प्रमुख ग्रह में आते हैं टाइटन आते हैं दोस्तों। यूरेनस के जो उपग्रह है उसमें टाइटेनिया आता है। नेपच्यून का जो उपग्रह है उसमें ट्राइटन आता है दोस्तों। नेपच्यून का जो उपग्रह है उसमें ट्राइटन आता है। आगे बात करते हैं कि मार्स जो है उसको 25 घंटा लगता है। मार्स को जो है मंगल को जो है 25 घंटा लगता है दोस्तों। वेनस अर्थ को जो है 24 आवर लगते हैं। अर्थ को 24 आवर लगते हैं। और वेनस को यानी शुक्र को जो है 5 घंटा 832 मिनट लगते हैं। 5 घंटा 832 मिनट लगते हैं। और मरकरी यानी बुध की बात किया जाए तो 1408 घंटा लगते हैं। 1408 घंटा लगते हैं। तो इस प्रकार से आप जान पाए दोस्तों टोटल ग्रह और उनके दिन के कितने अवधि होते हैं दोस्तों, यानी दिन का अवधि जान पाए। जिसमें आप देख पाएंगे कि वेनस का जो होता है सबसे ज़्यादा, वेनस का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और वेनस का सबसे ज़्यादा दिन का अवधि भी होता है दोस्तों। हमारे जो है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न आता है दोस्तों। आगे देखिए कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का दिन जो है सबसे छोटा होता है, और यह अपने अक्ष पर जो है 9 घंटा 55 मिनट 29.69 सेकेंड यानी 69 मिनी सेकेंड्स के अंदर जो है एक बार ये चक्कर लगा लेता है दोस्तों। देख पाएंगे कि ये लगभग 10 घंटा इसको माना जाता है। 10 घंटा इसको माना जाता है, लेकिन एक्यूरेट में 9 घंटा 55 मिनट 29 सेकेंड 69 मिनी सेकेंड ऐसे इसका अवधि है
घूमने का अवधि, एक चक्कर लगाने का अवधि इसका इतना है। उसके बाद बोला गया है कि वर्ड फाइल को जो है किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है दोस्तों। वर्ड फाइल को जो हम किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, इसका सही जवाब है .docx इसका सही जवाब है दोस्तों। आप जानते हैं कि .docx इज़ द स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड। ये इसका स्टैंडर्ड फाइल है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सेव करने का किसी भी डॉक्यूमेंट को दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देख पाएंगे कि कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है राष्ट्रपति द्वारा कब साइन किया गया था। कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट जो है राष्ट्रपति द्वारा कब साइन किया गया था दोस्तों। इसका सही जवाब आप देख पाएंगे कि 11 अप्रैल 2023। 11 अप्रैल 2023। आप देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा यानी संशोधन अधिनियम जो है 2023 भारत के राजपत्र में 11 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया था दोस्तों। ये जो कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको प्रकाशित 11 अप्रैल 2023 को किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन जो आए थे उसमें बैटल ऑफ वेल्लोर से क्वेश्चन आए थे। बैटल ऑफ वेल्लोर से क्वेश्चन आए थे। बैटल ऑफ वेल्लोर से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वेल्लोर विद्रोह जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वर्ष 1806 में हुआ था दोस्तों। यह वेल्लोर विद्रोह जो है 1806 में हुआ था और यह जो है सैनिकों द्वारा पहला जो है बड़े पैमाने पर भारतीयों द्वारा यह सब बड़े पैमाने पर सबसे पहला विद्रोह था दोस्तों। यह वेल्लोर विद्रोह जिसे जाना जाता। वेल्लोर विद्रोह जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है भारतीय सिपाही द्वारा पहला बड़े पैमाने और हिंसक विद्रोह था दोस्तों। यह जो है विद्रोह बड़े पैमाने पर यह विद्रोह था और हिंसक विद्रोह था यह। इस विद्रोह का कारण था दोस्तों, विद्रोह का कारण है अंग्रेज़ों की मनमानी और भारतीय सैनिकों का जबरन धर्म परिवर्तन था दोस्तों। भारतीय सैनिकों का जबरन धर्म परिवर्तन जो है इस विद्रोह का कारण था दोस्तों। अगला पॉइंट है कि दूसरा कारण यह भी था कि सिपाही जो थे उसका ड्रेस कोड बदल दिया गया था। सिपाही जो थे उनका ड्रेस कोड बदल दिया गया था, जिसके तहत जो है हिंदू सैनिकों को अपने माथे पर किसी भी तरह के धार्मिक निशान लगाने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। किसी भी तरह का जो है धार्मिक निशान आप माथे पर नहीं लगा सकते हैं। इनका जो है ड्रेस कोड उस समय बदल दिया गया था दोस्तों। इसका दूसरा कारण यह भी था। और जो है देखिए मुस्लिमों को जो है मुस्लिम लोग जो है वो दाढ़ी रखते हैं। शरीयत में उनके लिखी हुई है दाढ़ी रखने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन मुच्छे कटवाने के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए दाढ़ी मुड़वाना और मुच्छे कटवाना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों। इसलिए इस विद्रोह का बड़े पैमाने पर इसका विद्रोह हुआ था दोस्तों। अगला पॉइंट है कि वेल्लोर किले में विद्रोह हुआ। विद्रोह जो था दोस्तों वेल्लोर किले में हुआ और लगभग जो है 200 ब्रिटिश सैनिक जो है मारे गए और घायल भी हुए दोस्तों। इसमें जो है 200 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और घायल भी हुए। इसका मुख्य बात है आप जान पाए कि इसका जो विद्रोह था वो ड्रेस कोड बदल दिया गया था और धर्म परिवर्तन हुए थे, इसके कारण यह विद्रोह हुए थे। और यह जो विद्रोह है 1806 में सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर यह सबसे पहला अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ये विद्रोह था दोस्तों। ये ओवरऑल बातें थी वेल्लोर विद्रोह के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से उत्पन्न होती है। वेयर डज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट दोस्तों। वेयर डज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट। इसका सही जवाब है दोस्तों भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से जो होता है पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है, मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। इसको हिंदी में भूमध्य सागर कहा जाता है। चलिए इसके प्रभाव को जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है निचले इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा और भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ी इलाकों में
भारी हिमपात लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। इस विक्षोभ का जो काम है मध्यम से भारी वर्षा लाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में जो है पहाड़ी इलाका जो होता है वहाँ पर बर्फबारी यानी हिमपात लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। ये आगे बात करते हैं कि यह विक्षोभ जो है आमतौर पर बादल छाए रहने, रात के उच्च ताप और असामान्य वर्षा से जुड़ा है दोस्तों। असामान्य वर्षा मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही बारिश होना ही इसका जो है प्रभाव है दोस्तों। और उच्च तापमान भी रहता है, रात के उच्च तापमान इसके प्रभाव है और बादल छाए रहने के इनके सारे ही इनके ही प्रभाव है दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट है कि सर्दियों के मौसम में वर्षा का जो है कृषि में बहुत महत्व है दोस्तों। सर्दियों के मौसम जो है वर्षा का जो है कृषि में बहुत ही महत्व है। विशेष रूप से माने तो हम गेहूं सहित जो है सभी रबी फसल जो है ठंडी के दिन में जो है रबी फसल होते हैं, सभी रबी फसल के लिए वर्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि सबसे महत्वपूर्ण भारतीय फसलों में से एक है दोस्तों। गेहूं जो है और रबी फसलें जो है भारतीय फसल में से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ जो है पूरे उत्तर भारत में जो है फसल की विफलता और जल की समस्याओं से जुड़ा है दोस्तों। अगर जो है पश्चिमी विक्षोभ अगर कमज़ोर पड़ जाएगा दोस्तों तो फसल जो है नहीं हो पाएगा दोस्तों। फसल जो है उसकी विफलता, फसल जो है असफल हो जाएगा दोस्तों, वो नहीं हो पाएगा और जल की भी समस्या हो जाएगा दोस्तों। जल की भी समस्या हो जाएगा अगर यह पश्चिमी विक्षोभ जो है कमज़ोर पड़ जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पाएंगे भारतीय और पश्चिमी परंपराओं के मिलन से बना नृत्य कौन सा है। भारतीय और पश्चिमी परंपराओं के मिलन से बना नृत्य कौन सा है दोस्तों। इसका सही जवाब है मांडू। इसका सही जवाब है दोस्तों मांडू, जो कि गोवा का नृत्य है दोस्तों, जो कि गोवा का नृत्य है। मांडू जो है गोवा का नृत्य है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा देखिए मांडा जो है एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है। मांडा जो है एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है। यह जो है 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो है के दौरान गोवा के जो है कैथोलिकों के बीच जो है ये विकसित हुआ दोस्तों। ये जो है गोवा के कैथोलिकों के बीच जो है ये डांस जो है विकसित हुआ है। 19वीं और 20वीं सदी के बीच में ये विकसित हुआ डांस है दोस्तों। आगे जानते हैं कि यह जो है भारतीय और पश्चिमी परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय और पश्चिमी परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक मांडू का विषय जो है प्रेम और रोमांस है दोस्तों। पारंपरिक मांडू का जो है विषय प्रेम और रोमांस है दोस्तों। देखिए पहले के दिनों में जो है मांडू नृत्य जो है आमतौर पर शादियों के उत्सव में शाम को किया जाता था दोस्तों। शादी का जब उत्सव होते थे दोस्तों उसके शाम के समय जो दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। मांडू नृत्य आमतौर पर किए जाते थे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि यह जो है 30 वर्षों से अधिक वर्षों से लगातार जो है गोवा में आयोजित हो रहे हैं दोस्तों। यह जो है गोवा में हो रहे हैं दोस्तों, 30 वर्षों से अधिक से हो रहे हैं दोस्तों गोवा में। अगला एक नृत्य है दोस्तों, गोवा का ही नृत्य है, वो भी 2 शैलियाँ से मिलकर बना है। चलिए इनको देखते हैं, जिसका नाम है देखनी नृत्य नाम है उनका। चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखनी नृत्य जो है लोक संस्कृति और पश्चिमी संगीत के एक आकर्षण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ज़्यादातर पूरी तरह से भारतीय पोशाक में ईसाई लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है। ईसाई लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है, वो भी भारतीय पोशाक में किया जाता है दोस्तों। और यह जो नृत्य है वो 2 शैलियों से मिलकर बना है, जिसमें लोक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के मतलब मिश्रण से ये बना हुआ है नृत्य है दोस्तों। और ऊपर जो देख पाए थे हम लोग, ऊपर जो मांडू देखे थे वो पश्चिमी और भारतीय का मिश्रण था। पश्चिमी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण था मांडू। और ये जो है आप देख पाए होंगे कि
ये नृत्य लोक संस्कृति और पश्चिमी संगीत के मिश्रण से बना ये नृत्य है दोस्तों। इसमें बात करें कि इसका जो इशारा है, इस नृत्य का जो इशारा है वो कथक से लिया गया है, कथक और भारतनाट्यम से लिए गए हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि कोंकणी भाषा में देखने का क्या अर्थ होता है। इसमें बताया गया है मोहक सुंदरता इसका अर्थ होता है दोस्तों। कोंकणी भाषा में जो है देखने का अर्थ होता है मोहक सुंदरता अर्थ होता है दोस्तों। आगे है देखनी नृत्य जो है गोवा के सबसे पुराने नृत्य रूपों में से एक है। देखनी नृत्य जो है गोवा के सबसे पुराने नृत्य रूपों में से एक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि देखनी नृत्य जो है उन लोगों के साथ जुड़ा हो सकता है जो पुर्तगाली शासन के दौरान जो है हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे दोस्तों। जो हिंदू धर्म से जो है ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए थे जब पुर्तगाली का यहाँ पर शासन था, तो उससे भी जुड़ा हो सकता है देखनी नृत्य दोस्तों, क्योंकि ये जो है भारतीय वेशभूषा में जो है ईसाई धर्म द्वारा जो है देखनी नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि देखनी नृत्य जो है लड़कियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। यह जो है लड़कियों के एक समूह के द्वारा किया जाता है जिनके हाथों में मिट्टी के तेल का दीपक होता है दोस्तों। मिट्टी के तेल का दीपक होता है, यानी मिट्टी का दिया होता है दोस्तों उनके हाथों में। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन लड़कियों को इस नृत्य रूप में भगवान के सेवक, यानी इस नृत्य रूप में जो है इसको कहा गया है भगवान के सेवक के रूप में दर्शाया गया है। यह एक देवदासी के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। यह एक देवदासी के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि देवताओं के स्लेव, देवताओं के सासी के रूप में ये प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। इस नृत्य में जो है घूमत ढोल जो है इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों। घूमत ढोल जो है इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है। देखनी नृत्य का जो है आप इस प्रकार से पोशाक और फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है भारतीय पोशाक है और ये जो लड़कियां जो है ईसाई धर्म के लड़कियां हैं। ये लड़कियां के एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है जिनके हाथों में दिया होता है और ये ईश्वर के दासी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को जो है राजकीय भाषा कब बनाया गया था दोस्तों। हिंदी को जो है राजकीय भाषा कब बनाया गया था। क्वेश्चन है हिंदी को राजकीय भाषा कब बनाया गया था। इसका सही जवाब है 14 सितंबर 1949। इसका सही जवाब है 14 सितंबर 1949, यानी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं दोस्तों। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया था दोस्तों। 1949 के दिनों में जो है 14 सितंबर को जो है इसको हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया था दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है देवनागरी लिपि को भी मान्यता दी गई थी दोस्तों। इसमें जो है देवनागरी लिपि को भी मान्यता दिया गया था दोस्तों। देख पाएंगे इनके मुख्य पॉइंट जो है आप देख पाएंगे राजकीय भाषा, जिसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, यानी इसके बारे में जानते हैं। चलिए कि जो देश के कार्यालयों और राजकाज में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो देश के कार्यालयों और राजकाज में प्रयोग किया, जिसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राजकीय भाषा इसको कहा जाता है, तो इसको राज्य भाषा भी कहते हैं दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो कि संविधान की धारा जो है 343(1) के अंतर्गत जो है हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों। संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अनुच्छेद जो है आप देख पाएंगे 343(1) के तहत इसको स्वीकार किया गया दोस्तों। और इसमें जो है देवनागरी लिपि को भी मान्यता दी गई है दोस्तों। देवनागरी लिपि को भी मान्यता दी गई है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SLR कौन निर्धारित करता है दोस्तों। SLR कौन निर्धारित करता है। इसका सही जवाब है RBI। इसका सही जवाब है दोस्तों RBI। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। आज का जो शिफ्ट है 5 जुलाई ये कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा दोस्तों। एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों, इससे हम आगे वीडियो हम बनाने में मोटिवेट रहे दोस्तों। इसके लिए आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।